नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कंट्री सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा यूक्रेन के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको भी आप एक बार जरूर देखें। आज के इस वीडियो में जानेंगे रशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ही सरल भाषा में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया एक सक्सेसर है यूएसएसआर का। 1922 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें 15 डिफरेंट स्टेट्स को संगठित किया गया था। यूएसएसआर जब फॉर्म किया गया तो उन्होंने कम्युनिज्म को अपनाया। मतलब पूरा जो कंट्रोल था वो सरकार के पास ही रहेगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, सारे बिजनेसेस इंडस्ट्रीज सरकार के पास ही होगी। जो भी डिसीजन लेने हैं वो सरकार को लेने की पूरी स्वतंत्रता थी, मतलब कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। तो इन सब वजह से यूएसएसआर तेजी से एक सुपर पावर बनकर उभर रहा था। दूसरी तरफ था यूएस, जो कैपिटलिज्म पे काम करता था। मतलब लोगों को आजादी थी कि वो खुद इनोवेशंस कर सकते थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज डाल सकते थे, बिजनेसेस सेटअप कर सकते थे। यूएस में मल्टी पार्टी सिस्टम भी था, जिससे लोगों को आजादी थी कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते थे। सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते थे। यूएस की कैपिटलिज्म की नीति थी, तो यूएसएसआर की तुलना में इम्प्रूवमेंट्स की गति थोड़ी धीमी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटलिज्म अच्छा नहीं था। कैपिटलिज्म में बस थोड़ा समय ज्यादा लगता है। वर्ल्ड वॉर टू के समय की सिचुएशंस देखेंगे तो आप जानकर हैरान होंगे कि यूएसएसआर और यूएस अलाइज थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते होते यूएस और यूएसएसआर को एक बात समझ आ गई थी कि यूएसएसआर ही एक देश है जो यूएस को टक्कर दे सकता था, और यूएसएसआर को भी ये समझ आ गया था कि यूएस ही हमारी सुप्रीमेसी को टक्कर दे सकता है। यही से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। यूएसए ने नेटो संगठन की स्थापना की और रशिया ने वॉर्सो पैक्ट की स्थापना की। इससे विश्व दो हिस्सों में बट गया था, एक तरफ थे यूएस के एलाइज और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर के एलाइज। आपको जानने में खुशी होगी कि भारत ने तब न्यूट्रल स्टांस रखा था, मतलब ना यूएसएसआर का संगठन ज्वाइन किया ना ही यूएस का संगठन ज्वाइन किया। आज भी आप देखेंगे तो इंडिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो अब आते हैं यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर का वर्ल्ड वॉर टू में बहुत नुकसान हुआ था, हजारों सैनिक मारे गए थे। वही यूएसएसआर की वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो कम्युनिज्म को छोड़ डेमोक्रेसी को अपना रही थी। ये देखकर यूएसएसआर के वेस्टर्न स्टेट्स में भी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठने लगी थी। यूएसएसआर, जो कि 15 डिफरेंट स्टेट्स का संगठन था और इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी, लोगों का गुस्सा भी गवर्नमेंट के लिए बढ़ रहा था, तो यूएसएसआर को संगठित रखने में मुश्किलें आ रही थी। इन सब वजहों से 1989 आते-आते यूएसएसआर को समझ आ गया था कि अब हम यूएस से कोल्ड वॉर जीत नहीं पाएंगे। तो 1989 में कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ने अपनी हार मान ली। उसके 2 साल बाद ही यूएसएसआर का फॉल हुआ और 15 नई कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। तो अब आते हैं रशिया की तरफ। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है लैंड एरिया के हिसाब से, जैसा कि आप मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं। रशिया दुनिया की 10% ऑफ लैंड ऑक्युपाई करता है। रशिया का लैंड एरिया लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब रशिया में इंडिया जैसे 5 कंट्री समा सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया कितना ह्यूज कंट्री है। अगर आप ईस्ट एंड से वेस्ट एंड की तरफ ट्रेवल करेंगे रशिया में, तो आपको 11 बार अपनी घड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब अकेले रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट्स में इसका आंसर करें। इंडिया में कितने टाइम जोन्स है? और हाँ, गूगल यूज मत करना। जीडीपी की बात करें तो वो 1.65 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो अराउंड 10,000 यूएस डॉलर्स है। और वही इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो अराउंड 1900 यूएस डॉलर्स, मतलब 2000 भी नहीं है। रशिया का जीडीपी पर कैपिटा 10,000 होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स। रशिया का मेन एक्सपोर्ट ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस पे डिपेंड करता है।
मतलब उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है। रशिया सुपर पावर न होने का एक रीजन है इकोनॉमी, क्योंकि रशिया मिलिटरीली तो सुपर पावर है लेकिन इकोनॉमी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, दूसरा कोई मेजर सोर्स नहीं है। रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी लगातार कम हो रहे हैं। अगले 50 सालों में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी वर्ल्ड क्रूड ऑयल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी पे शिफ्ट हो चुका होगा। तो रशिया को सोचना होगा कि कैसे हम इकोनॉमी को बचाने के लिए अदर रिसोर्सेज तैयार कर सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो रशिया की पॉपुलेशन है अराउंड 14.5 करोड़ और हमारे यूपी स्टेट की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। मतलब रशिया की पॉपुलेशन यूपी स्टेट से भी कम है। सेक्स रेशियो की बात करें तो हर 100 महिलाओं के पीछे 86 मेल्स है। रशिया में महिलाएं ज्यादा है और पुरुष कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हजारों मेल सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, तब से रशिया इससे उभर नहीं पाया है। रशिया का फर्टिलिटी रेट 1.8 बर्थ्स पर वुमन है, जो कि एवरेज 2.1 से कम है। इसकी वजह से ही रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। करेंसी की बात करें तो रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। यूक्रेन से वॉर के पहले $1 इक्वल्स टू 75 रूबल था और करंट सिनारियो की बात करें तो $1 इक्वल्स टू 111 रूबल के आसपास है। लगभग 48% से रूबल की वैल्यू गिर गई है। इसका एक मुख्य रीजन ये है कि रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। स्विफ्ट इज ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। स्विफ्ट हर एक बैंक को 11 डिजिट यूनिक कोड असाइन करता है। सपोज आपको फॉरेन कंट्री से मुंबई के किसी ब्रांच में पैसे भेजने हैं तो आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ स्विफ्ट कोड भी देना पड़ेगा। तो रशिया को स्विफ्ट से निकालने का मतलब बाकी देश से रशिया के किसी भी बैंक में पैसे भेजना नामुमकिन है। अब आते हैं ट्रेड की तरफ। इंडिया रशिया का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो सिर्फ 11 बिलियन US डॉलर है। वही अगर रशिया और चाइना की बात करें तो उनका बायलैटरल ट्रेड 147 बिलियन डॉलर है और चाइना ने रशिया के साथ 400 बिलियन की गैस डील भी साइन की है। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे रशिया इंडिया से दूर जाता चला जाएगा। रशिया और चाइना नजदीक आते चले जाएंगे क्योंकि हर एक कंट्री अपना अपना फायदा देखती है। फॉरेन पॉलिसी में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और ये है रशिया का फ्लैग। हिस्ट्री ऑफ रशिया। अलास्का। अगर हम थोड़ा पीछे जाए 1867 में तो अलास्का रशिया का पार्ट था, लेकिन रशिया इतना बड़ा था कि उनको अलास्का को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो रशिया के ज़ार ने अमेरिका को अलास्का खरीदने का ऑफर दिया, वो भी सिर्फ 0.2 सेंट पर एकड़, और इस तरह अलास्का अमेरिका का पार्ट बन गया। रशिया का ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि आज के दिन रशिया के पास एक भी ऐसा पोर्ट नहीं है जो 12 महीने ऑपरेशनल हो। इसका सीधा इम्पैक्ट आप ट्रेड पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। आज तक जो भी इन्वेजन हुई है ज्यादातर सपाट जमीन से हुई है। रशिया ये बात अच्छी तरह जानता है। जब यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की बात की तो रशिया ने उस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि अमेरिका आसानी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन में डिप्लॉय कर सकता था, जो रशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन को वार्निंग दी थी कि हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और रशिया ने बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया भी। स्पेशल रिलेशंस विथ इंडिया। यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशंस हमेशा ही खास रहे हैं। 1971 की बात करें तो जब यूएसए ने पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तब यूएसएसआर इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। तब यूएस को पीछे हटना पड़ा था। जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ने यूएनएससी में यह मुद्दा उठाया था, तो रशिया ने वीटो कर ये सारा डिस्कशन ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब सिनारियोस थोड़े अलग है। इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, और रशिया चाइना के रिलेशंस बहुत ही सुधरते हुए दिख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आप आने वाले कुछ सालों में इंडिया रशिया के रिलेशंस में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।